हेलो बच्चों, मैं प्रभा साव व्याख्याता गणित शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी से। आज हम अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कर। आप सभी जानते हो बच्चों कि भारत सरकार हमारे जन कल्याण के लिए बहुत सारे काम करते रहती है। यह बहुत सारी योजनाएं भी लागू करते रहती है। क्या आपको पता है उसके लिए सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है? और यह धन सरकार कहाँ से प्राप्त करती है? सरकार यह धन जनता से ही प्राप्त करती है। सरकार धन प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवा कर, बिक्री कर आदि के रूप में जनता पर कर लगाती है। ये करें निर्धारित होती हैं। प्रतिवर्ष इसकी सीमा कम ज़्यादा होते रहती है। सरकार द्वारा निर्धारित कर की सीमा से यदि किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योगों की आय अधिक होती है तो उसे सरकार को कर देना पड़ता है, और यदि न्यूनतम सीमा से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर नहीं देना पड़ता। भारत सरकार आयकरदाता मतलब जो कर देते हैं, उनके पहचान के लिए प्रत्येक आयकर विभाग द्वारा व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या, पेन नंबर या टेम्परेरी अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या टैन कहा जाता है। आप जानते हो क्या बच्चों कि यह जो कर की सीमा है, इस समय सीमा का एक निर्धारण समय होता है, और यह निर्धारण समय सीमा ही वित्तीय वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि वित्तीय वर्ष कहलाती है। आपसे जनरली अधिकांशतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष खाली स्थान है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है। तो आप याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को कहा जाता है। कर प्रतिवर्ष जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है वो बदलती भी रहती है। जैसे, और यह कर की सीमा पुरुष के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग होती है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब सरकार हमें कर चुकाने पर कुछ राहत भी देती है, और वह राहत जो जनता को दिया जाता है, वह राहत सरकार कुछ योजनाओं पर अपनी धन खर्च करने पर देती है। जैसे LIC, राष्ट्रीय बचत पत्र NSC, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, इस प्रकार की कुछ निर्धारित योजनाएं हैं जिस पर जनता द्वारा प्रतिवर्ष या प्रति माह जो धन सरकार और अपने फ़ायदे के लिए जमा किया जाता है, उस पर सरकार कुछ छूट देती है, और इस छूट को छूट योग्य राशि कहा जाता है। आओ अब हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को कर चुकाना है तो वह किस प्रकार से कर सरकार को देती है। एक कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं। एक फार्मूला है, जैसे इसको बनाने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। XYZ की कुल वार्षिक आय, जो भी उस कर्मचारी की वार्षिक आय होगी उसको हम लिखेंगे। दूसरा, छूट योग्य राशि, अर्थात वही जैसे LIC, NSC या प्रधानमंत्री राहत कोष, जैसे भी वह अपने कर पर छूट पाने के लिए जो भी करता होगा, उन छूट योग्य राशियों को अलग अलग लिखकर उसको जोड़ना, A + B + C। उसको जोड़ने के बाद जितनी आएगी छूट योग्य राशि, उसको कुल वार्षिक आय से घटाना है, तब हमें मिलेगा आयकर योग्य राशि। आयकर योग्य राशि आने के बाद उस आय पर ही
कर्मचारी को कर लगना है। तो उस कर की गणना करने के लिए हमें सरकार द्वारा जो निर्धारित कर की सीमा है वो उसके अनुसार लगेगी। मान लो कर्मचारी की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, तो उस कर्मचारी को 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, तो 0% हो गया। अब उस कर्मचारी की वार्षिक आय यदि 2.5 लाख से 5 लाख है तो उसे 10% कर देना होगा। तो क्या करेंगे, आयकर योग्य राशि जो आएगा उसमें 2.5 लाख को घटाकर उसका हम 10% निकालेंगे, तो हमें देय आयकर योग्य राशि प्राप्त होगी। अब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा उपकर 3% देना ही होता है, तो जब देय आयकर योग्य राशि निकलेगा उसका 3% निकालेंगे तो शिक्षा उपकर निकलेगा। इस शिक्षा उपकर और देय आयकर योग्य राशि का टोटल को जोड़कर हमें कुल देय आयकर योग्य राशि कर्मचारी की प्राप्त हो जाएगी। चलो एक प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे एक वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा कर दिया। देय आयकर की गणना कीजिए। कर की निर्धारित दर इस प्रकार से दी हुई है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितनी दी हुई है, 3,60,000 रुपये। छूट योग्य राशि, इस कर्मचारी ने छूट के लिए क्या क्या किया है देखते हैं। तो जीवन बीमा पॉलिसी जिसे हम LIC कहते हैं, प्रति माह 4,000 रुपये जमा किया है, तो हमें उसका वार्षिक गणना करनी होगी। तो 4,000 गुणित 12 48,000 रुपये प्राप्त हुआ सामान्य भविष्य निधि में, और जीवन बीमा पॉलिसी में 20,000 रुपये जमा किया। दोनों को जोड़ने पर आया 68,000 रुपये। ये इस कर्मचारी की छूट योग्य राशि हो गई। इस छूट योग्य राशि में आयकर योग्य राशि प्राप्त करने के लिए हमें कुल वार्षिक आय है 3,60,000, उसमें 68,000 को घटा देंगे तो प्राप्त हुआ 2,92,000 रुपये। अब हमें आयकर योग्य राशि तो मिल गई, अब उसके लिए आय की गणना करते हैं। तो इस कर की निर्धारित दर के अनुसार 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं थी, अर्थात 0%, तो 0 रुपये प्राप्त होगा। 2,01,000 से लेके 5 लाख तक 10% था, तो हमें अभी आया इसकी आयकर योग्य राशि 2,92,000 रुपये में 2 लाख घटाकर उसका 10% निकालेंगे तो प्राप्त हो रहा है 9,200 रुपये। ये हुआ देय आयकर योग्य राशि। अब प्रत्येक कर्मचारी को शिक्षा उपकर भी देना ही होता है। शिक्षा उपकर 3% होता है जो हम देय आयकर योग्य राशि का से निकालते हैं। तो 9,200 गुणित 3% करने पर आएगा 276। तो देय आयकर योग्य राशि और शिक्षा उपकर जो मिला उन दोनों को जोड़ने पर हमें कुल देय आयकर राशि कर्मचारी की मिल जाएगी। तो देय आयकर योग्य राशि है 9,200 और शिक्षा उपकर है 276। दोनों को टोटल करने पर प्राप्त हुआ 9,476 रुपये।